ओके। ओके, वी टॉक्ड अबाउट सैम्पल साइज। इसमें किसी को इशू नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल। इफ देयर इज एन इशू तो प्लीज रेज इट, वरना हम आगे चल रहे हैं। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? देखो स्टैंडर्ड, गेस कोई बताना चाह रहे हैं व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? देखो देयर इज सर ऑल। बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि हमारी वैल्यू मीन से कितनी डेविएट कर रही होती है प्लस माइनस में। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। दानियाल, आपका क्या कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन का? सेम कॉन्सेप्ट है। देखो मीन वैल्यू से आप कितना डेविएट करते हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक सर्विस टायर एग्जांपल। सर्विस टायर की कोई हमने एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमने कहा कि भाई इसका साइज होना चाहिए 58 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने उनको बता दिया, इसका एवरेज निकाल के कि भाई 58 सेंटीमीटर के हमारे ज़्यादातर टायर 58 के होते हैं, ठीक है। एवरेज का मतलब मीन होता है, ठीक है। प्लस माइनस मैंने कर दिया, ठीक है यार, स्टैंडर्ड डिविजन मैंने अलाउ किया और टॉलरेंस इज 5, इसको टॉलरेंस कहते हैं, कि ये मैंने अलाउ कर दिया, ठीक है। अगर इसके बाहर कोई प्रोडक्ट है तो दैट्स रिजेक्टेड, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, ठीक है। उसको आउटलायर्स कहते हैं। तो एग्जैक्टली यही होता है कि मीन के साथ जो कर्व बनता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है, ठीक है। अगर मीन के साथ अगर आप कोई डेटा बनाओगे, डेटा की वैल्यूज बनाओगे, इट्स अ नॉर्मल कर्व। इसका मतलब है डेटा इज रिलायबल, आपके डेटा की वैल्यूज बिल्कुल ठीक है, प्रोसेस आपके सही चल रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू में अब नॉर्मलिटी आती है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर प्रोसेसेस में कोई फ्लॉज आ गए हैं, या फंक्शंस में कोई फ्लॉज आ गए, जिसकी वजह से ये मशीन चल रही है, 58 सेंटीमीटर बनाती थी, लेकिन अब ये मशीन पुरानी हो गई है, अभी 52 भी बनाती है, 56 बनाती है, 72 भी बना देती है कभी कभार। तो इसका मतलब है दे आर फ्लॉज इन द मशीन। इसी तरह प्रोसेस में फ्लॉज होते हैं, तो यू नीड टू चेक आउट। अगर कोई आपके स्टैंडर्ड डेविएशन में आउटलायर्स आ रहे हैं तो दैट इज एन इंडिकेटर कि देयर इज अ फ्लॉ इन द सिस्टम, ठीक है। इसको हम देखते हैं, अगर इसका डायग्राम बनाए तो व्हाट इज द डायग्राम ऑफ इट, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व इस तरह बनता है। इसको देखा है पहले कभी किसी ने? यू हैव नो अबाउट दिस? ये इसकी मीन होती है, ठीक है। यस सर। इस मीन वैल्यू से सर इसी तरह तो हमारा सीजीपीए बनता है। एग्जैक्टली, शाबाश, ये सीजीपी का सबको आइडिया है, ठीक है। इस क्लास का मीन फॉर एग्जांपल अगर ये आ गया और इसके आसपास जो लोग होंगे वो कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इस क्लास की मिड टर्म में मार्क्स 37 का मिड टर्म में मीन था, ठीक है, तो किसी के 41 थे, किसी के 44 थे, किसी, तो ये सारे इधर थे। जो 35 के नीचे वाले थे वो 35 36, तो इस तरह प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा, सिग्मा का मतलब मैंने पीछे बताया था, अगर लोग जब बाद में उनको बताता हूँ सिग्मा क्या होता है। सिग्मा इन्होंने यहाँ पे साइन को कहा है, ठीक है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, कि मीन से आप कितना डेविएट करते हो। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको वर्डिंग्स में बताएं तो वर्डिंग्स में मतलब होता है, देखो इसका मैं नेक्स्ट स्लाइड बताता हूँ। वर्डिंग्स में मतलब होता है कि आप इसमें अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन कर रहे हो आप, और 10 मिलियन की, 1 मिलियन की, तो 1 मिलियन में मतलब 10 लाख पीस में से आपके कितने पीसेस खराब होने चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी है और उससे थोड़ा समझाने की कोशिश की है। तो मैं सिंपल इसको बात को रखता हूँ, मतलब अगर 2.7 मिलियन बना रहे हो आप, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2.7 मिलियन डिफेक्ट्स पर बिलियन है, ठीक है। इसका मतलब आसान जबान में ये हुआ कि 10 लाख पीस पे आपके ±3 डिफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर 10 लाख पीस आप बनाते हो तो सिर्फ आपके 3 या 6 डिफेक्ट्स आते हैं, दैट्स लाइक 6 सिग्मा प्रोडक्शन, ठीक है। 6 डिफेक्ट्स भी कर लो तो वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इसको कहते हैं 6 सिग्मा। वैसे 3 होता है, ±3, ठीक है। तो ये इन्होंने 6 सिग्मा प्रोडक्शन कब रीच होती है क्वालिटी में? जब आपके पास डिफेक्ट्स बिल्कुल ही कम से कम हो जाए। अब सोचो 10 लाख पीस में सिर्फ 3 या 6 खराब निकल रहे हैं, तो विच इज़ लाइक अ वेरी गुड प्रोडक्शन हाउस, वेरी गुड प्रोसेसेस, ठीक है। इसके बाद जो चौथा या तीसरा हमारा था, इसमें जो रूल होता है, यूज़ होता है टेक्निक, ये सारी क्वालिटी कंट्रोल की टेक्निक्स है, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें चार्ट्स होते हैं, आप चार्ट्स को देख के बता देते हो कि भाई ये वैल्यू इसमें से आउटलायर में है या एक्सेप्टेबल है, नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हमने कोई ग्लू की टेस्टिंग की, हमने कहा कि इसकी लाइफ एक्सटेंशन करवाते हैं, ये आगे इसको 2 इयर्स मोर एक्सटेंशन मिल जाती है, नहीं एक्सपायर्ड हो चुकी है। तो उन्होंने कहा इसका पील स्टैंड टेस्ट कर लेना, अगर ये पील ऑफ हो जाती है टाइम पे
तो उसकी स्ट्रेंथ देख लेना, रबर टू मेटल, ठीक है। वो स्ट्रेंथ फॉर एग्जांपल अगर 1.8 किलो न्यूटन पर मीटर से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब है ये ग्लू पास है, इससे कम आएगी तो इसका मतलब फेल है। तो ये चार्ट्स और टेस्ट हमारे पास होते हैं जिससे हम उसको कंट्रोल करते हैं, अपने परफॉर्मेंस को, डेटा को, या कोई डिसीजन मेकिंग को, ठीक है। तो ऐसे कंट्रोल चार्ट इज अ ग्राफिक डिस्प्ले ऑफ डेटा दैट लिस्ट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेस ओवर टाइम। इट हेल्प्स प्रिवेंट्स डिफेक्ट्स एंड अलाउज यू डिटरमाइन वेदर प्रोसेस इन कंट्रोल और आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। चीज़ें अगर चार्ट के हिसाब से सही चल रही हैं तो इसका मतलब है हम वाकई सही चल रहे हैं, ठीक है। और अगर हम, if you're operating at a higher Six Sigma value like 6, means the product tolerance or control limits have less variability. Less variability का मतलब है बिल्कुल भी नहीं आपके पास गुंजाइश गलती की, and you're making accuracy is, your accuracy is like high accurate, ठीक है। क्योंकि 10 मिलियन में से, 1 मिलियन में से आप सिर्फ 6 निकाल रहे हो, तो दैट्स अ हाई एक्यूरेट मशीन, ठीक है। If 7 data points in a row are all below mean, ये बताता है 7 वाला रूल क्या कहता है कि बिलो मीन अगर 7 कोई पॉइंट्स आ जाते हैं या अबव मीन हो जाए, आउटलायर्स हम जिसे कहते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब है आप दोबारा से प्रोसेस को चेक करो, कोई मसला चल रहा है, ठीक है। देखो एग्जांपल में नेक्स्ट स्टार्ट को देखते हैं, इसमें नज़र आएगा हम क्या बात कर रहे हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मीन के ऊपर, फॉर एग्जांपल दिस इज द मीन, और अगर 7 पॉइंट्स हैं, कोई 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 6 अगर इसमें 7 हो जाते हैं, ये देखो ये नज़र आ रहा है, ये सारे पॉइंट बता रहे हैं कि भाई पोजीशन इज समथिंग, देयर लॉट ऑफ वेरिएबिलिटी। ऊपर भी देखो कितनी वेरिएबिलिटी है, ठीक है। तो मीन्स प्रोसेस इज हाईली वेरिएबल। अगर इसमें वेरिएशंस कम होती, मीन के आसपास इस तरह का चार्ट बन जाता है, वो करीब कोई इस तरह का, तो वो ठीक है हमारे लिए, ठीक है, करीब करीब होना चाहिए। इसमें देखो आउटलायर्स कितने, एकदम से शूट कर दी वैल्यू यहाँ तक, और यहाँ भी नीचे भी आ गई बिल्कुल वैल्यू यहाँ पे, दीज आर आउटलायर्स। इसका मतलब प्रोसेस में यू नीड टू चेक आउट, देयर आर सम प्रोसेस कंट्रोल नीडेड, ठीक है। ये ग्राफिकल या विद हेल्प ऑफ चार्ट यू कैन कंट्रोल द क्वालिटी। और ये सिक्स सिग्मा का उन्होंने बताया 2.7 मिलियन डिफेक्ट्स पर बिलियन, ये इसकी वैल्यू होती है। इसके बाद अगर आपने वैसी बात करनी है क्वालिटी एज अ टूल, ठीक है, तो हाउ डू यू टेक क्वालिटी एज अ टूल। क्वालिटी के अंदर आपका टेस्टिंग की जो मेथोडोलॉजी, इट्स हाईली रिकमेंडेड स्पेशली फॉर आईटी प्रोजेक्ट्स। उसमें आप क्या करते हो, ईआरपी का आपने अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपने देखना है क्वालिटी इसकी सही है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, यू थिंक ऑफ टेस्टिंग, ठीक है। Many IT professionals think of testing as a stage that comes near the end of the IT product, ठीक है। अब एक लोगों में मिथ है कि भाई टेस्टिंग सिर्फ एंड में हो सकती है, ये टेस्टिंग एंड में करनी चाहिए। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू क्वालिटी इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और क्वालिटी एश्योरेंस कहता है कि हर स्टेप पे, हर स्टेज पे, हर माइलस्टोन पे आपने क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस लगानी है, ठीक है। तो टेस्टिंग शुड बी डन ऑलमोस्ट एवरी फेज ऑफ द आईटी प्रोडक्ट, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। उसकी अगर डेटा डेटा कैप्चरिंग के प्रोसेस पे क्वालिटी लगाओ, फिर डेटा कैप्चरिंग अगर सही नहीं हुई है तो ऐसी बात है, फिर डेटा मैपिंग कैसे होगी, ठीक है, डेटा माइग्रेशन कैसे होगा। तो यू नीड टू डू टेस्टिंग एट ऑल द फेजेस, ठीक है। टेस्टिंग करनी है तो ये नहीं कि सिर्फ डेटा की टेस्टिंग एंड में हो जाएगी, यू नीड टू डू द टेस्टिंग ऑफ द प्रोसेसेस, ठीक है, ताकि आपको एंड में कोई सरप्राइज ना मिले कि ये चीज़ जो है ना वो डेविएट कर रही है अपने, हमारे मेन प्रोजेक्ट से हम बाहर आ चुके हैं, या रिजेक्शन हो रही है कस्टमर की। लाइक इन्होंने देखो बताया है, इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉड करता हूँ तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो। ये इन्होंने एक एग्जांपल ली है एक प्रोजेक्ट की, और उसमें देखो दिखाया इन्होंने कि प्रोजेक्ट में टेस्टिंग कहाँ कहाँ हो रही है। लाइक मैं देखूँ अगर इधर तो मुझे नज़र आता है यूनिट डिज़ाइन टेस्टिंग हो रही है, ठीक है, यूनिट टेस्ट भी कहते हैं इसे। यहाँ टेस्टिंग चल रही है, इंटीग्रेशन टेस्ट हो रहा है, फिर यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट हो रहा है, सिस्टम टेस्ट हो रही है, टास्किंग टेस्टिंग टास्क हो रहा है, ठीक है। दीज ऑल द स्टेजेस जहाँ पे आप डिफरेंट स्टेजेस पे टेस्टिंग हो रही है। तो दिस इज द मॉडल के आपने मेक श्योर करना होता है कि इट्स नॉट ओनली कि आपका एक सिर्फ लास्ट स्टेप पे आपने टेस्ट करके प्रोडक्ट को ओके करवाना है। यू नीड अ प्रोसेस जो पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट पे इनकलकेट हुआ होगा। अब इसने थोड़ा सा इसको समझाने के लिए और बताया, लेट्स गो थ्रू इट। यूनिट टेस्ट इज डन टू टेस्ट ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट टू इंश्योर इट इज अ डिफेक्ट फ्री एज पॉसिबल, ठीक है। यूनिट टेस्ट क्या होता है,
इसको प्रोग्राम टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ मेकिंग श्योर कि डिफेक्ट फ्री हो, ठीक है, कोई भी बग ना हो। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? इट्स अकरिंग बिटवीन यूनिट एंड सिस्टम टेस्टिंग। ये फंक्शनैलिटी चेक होता है, ठीक है। फंक्शनली ग्रुप कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करके चेक करते हैं कि फंक्शनैलिटी में कोई इशू तो नहीं है। सिस्टम टेस्टिंग टेस्ट द एंटायर सिस्टम। ये पूरे सिस्टम को अगर आप चेक करना है कि होल सिस्टम इज वर्किंग परफेक्टली। अगर ईआरपी प्रोग्राम चल रहा है तो आप देखते हो लॉग मॉड्यूल सही चल रहा है ईआरपी में, फॉर एग्जांपल यूजर एंड पे चल रहा है, मशीनिंग शॉप सही चल रही है, क्वालिटी का सही चल रहा है इसमें, और डिफरेंट अगर शॉप्स बैठी हैं उनका आपस में इंटीग्रेशन है या नहीं है, तो यू कंप्लीटली रन द होल प्रोसेस, ठीक है। और सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं इसे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है। ये यूजर को आप बिठा देते हो एज एन इंडिपेंडेंट टेस्टिंग। आप बिठाते हो ईआरपी पे कि ठीक है इनको ट्राई रन करो, यूजर को कहते हो इस्तेमाल करके देखो, इसमें जो भी बग्स आएंगे, जो भी आपके प्रॉब्लम्स को बताते जाओ, तो वी कैन गो थ्रू इट और उसको रेक्टिफाई करते जाए, ठीक है। और उसकी टेस्टिंग के बाद यूजर कहते हैं ठीक है, आई एम ओके विद इट, नो प्रॉब्लम, तो फिर आप उसको कहते हो ठीक है गो लाइव, आपका प्रोग्राम अब लाइव जाएगा और यू आर डन विद द एक्सेप्टेंस ऑफ इट। किसी ने भी सवाल पूछना है से रिलेटेड प्लीज पूछ रहे हैं। सर इंटीग्रेशन टेस्टिंग की कोई एग्जांपल दे दे काइंडली। इंटीग्रेशन देखो फंक्शनल टेस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग अकर्स बिटवीन यूनिट एंड सिस्टम टेस्टिंग। ये फंक्शनैलिटी चेक होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई आईटी में लॉग का फंक्शन बनाया है, ठीक है, लॉग मॉड्यूल भी कहते हैं हम, तो अगर मैं उसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग में देखता हूँ कि ये लॉग का मॉड्यूल इंटीग्रेट करता है फाइनेंस के मॉड्यूल से या नहीं, तो मैंने एक फॉर एग्जांपल पूरा सिस्टम रन किया, या उसमें मैंने क्या किया कि डिमांड मैंने यूज़र से करवाई, यूज़र ने डिमांड की, यूज़र डिमांड मैंने यहाँ से यूज़र डिमांड जनरेट की, कोई उसको रॉ मटेरियल या कोई पार्ट चाहिए, ठीक है, स्पेयर चाहिए, उसने यहाँ से डिमांड रेज की, लॉग में वो डिमांड फॉरवर्ड हो गई, लॉग वाले बंदे ने उसको देखा, वेयर हाउस को फॉरवर्ड की, वेयर हाउस ने उसको सिस्टम एक्शन किया, उसको वेयर हाउस एक्शन करा और फिर उसको पुल करके यूज़र को दे दिया, ठीक है। तो ये एक यूज़र और लॉग का इंटीग्रेशन हो गया। फिर फाइनेंस को भी अगर मैं लिंक कर दूं तो उसमें अगर सारे कॉन्ट्रैक्ट में देखूंगा अगर सारे आइटम डिलीवर हो गए, फाइनेंस के पास इंडिकेशन चली जाएगी, और अगर उन्होंने 20% पेमेंट उसकी करनी है, 80% शुरू में कर दिए, तो दे कैन रिलीज द फाइनल पेमेंट ऑल्सो। तो ये इंटीग्रेशन चल रही है कि आपस में आर दीज फंक्शन इंटीग्रेटेड और नॉट। तो इसको हम सर ये पूरा एक सिस्टम भी तो बन गया जिसको हम सिस्टम टेस्टिंग भी तो कह सकते हैं। सिस्टम तो बहुत बड़ा है ना। देखो इंटीग्रेट का मतलब दो बंदों को इंटीग्रेट कर रहा हूँ ना मैं, या दो फंक्शंस को इंटीग्रेट कर ठीक रहा है। हूँ, या इस एक फंक्शन को ओके। मैं इंटीग्रेट कर दूँ, या फंक्शनल चेक कर लूँ मैं कि फंक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा, लॉग का फंक्शन मॉड्यूल चल रहा है या नहीं चल रहा, इसको मैं अगर चेक कर रहा हूँ, या फाइनेंस के लॉग की मैं, तो इट्स लाइक फंक्शनैलिटी, ठीक है। इट्स बेसिकली ग्रुप टेस्टिंग भी कहते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है, सिस्टम इंटीग्रेशन भी कहते हैं इसको। दीज आर डिफरेंट वर्ड्स, ये आईटी के रिलेटेड है। हम प्रोजेक्ट्स में इसको नॉर्मली आईटी से जब बात करते हैं तो इस पर डिफरेंट मीनिंग्स लेते हैं, इसके जार्गन्स भी है, हर प्रोजेक्ट पे एक टेस्ट का दूसरा नाम भी होता है और उसकी अपनी मीनिंग्स भी होती है, डिपेंड फ्रॉम लाइक हर टेस्ट का अपना एक जार्गन होता है, हर आईटी सॉल्यूशन का अपना एक जार्गन होता है। क्लियर अबाउट इट? इसमें जो काम की बात है वो जो यूज़र एक्सेप्टेंस वाली बात है ना, ये नॉर्मली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके मोस्ट प्रोजेक्ट्स में होता है, आईटी में भी होता है, बाकी में भी होता है। यूज़र एक्सेप्टेंस जब तक आपको नहीं मिलता तो आपने बेसिकली उसकी पेमेंट नहीं होती है, आपके प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं होता, ठीक है। तो ये बेसिकली आप कहते हो ठीक है आप जाके घर में रह के देख लें, फिर आप हमें पेमेंट कर देना पूरी, 2 महीने रह के देख लें, 4 महीने रह के देख लें, यूज़र एक्सेप्टेंस ये चल रहा होता है। फिर आपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट दिया हुआ है किसी को, ऐसा होता नहीं नॉर्मली, आईटी प्रोजेक्ट में ज़्यादा होता है, लेकिन यूज़र एक्सेप्टेंस बेसिकली आपका ये इट कुड बी इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो जब तक उसने यूज़र एक्सेप्टेंस नहीं देनी आपको, तो योर पेमेंट्स एंड ऑल द प्रोजेक्ट सक्सेस बेसिकली कंडीशनली रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस। वो कहते हैं एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो फिर बाकी बात बाद में होगी। क्लियर अबाउट दिस टेस्टिंग? सर ओके। देखो इसने डिफरेंट स्टेजेस भी बताया है, एक गैंट चार्ट बना के दिखाया है, इसको मजीद देख लो, छोटा सा मैं कर देता ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। दिस गैंट चार्ट फॉर बिल्डिंग टेस्टिंग इनटू अ सिस्टम्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्लान। अब ये क्या है देखो, इसमें टाइमिंग्स बता दी है और डिफरेंट टेस्टिंग के उन्होंने मॉडल्स बताए। लाइक आपने टेस्टिंग कहाँ डाल दी है, अब मुझे इधर लगा है
डिफाइन टेस्टिंग अप्रोच, तो आपने यहाँ पे टेस्टिंग का मेथोडोलॉजी अप्रोच बता दिया हम क्या यूज़ करेंगे। स्टैब्लिश टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स के, हमारे स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, क्राइटेरिया क्या होगा, टेस्टिंग का एक्सेप्टेंस का क्या क्राइटेरिया होगा, ठीक है। एक यहाँ पे आपने इसको मंथ्स वाइज देखो दिया हुआ है कि हम इस मंथ में ये करेंगे, गैंट चार्ट्स आपको आते हैं। तो आई टू कमेंट ऑन इट, ये सारा वो चल रहा है। यूनिट टेस्ट चल रहा है, फिर इसके अंदर इन मंथ्स में यूनिट टेस्टिंग होगी, सिस्टम टेस्टिंग इन मंथ्स में होगी, इंटीग्रेशन होगी। तो यू सी दिस इज एन एग्जांपल कि ये पूरा पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आखिर में आप टेस्ट करो सिस्टम को, क्या ये ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, बग फ्री है नहीं। इट्स लाइक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल प्रोजेक्ट। हर जगह पे आपने टेस्टिंग को डाला हुआ है। वही बात है जो हम शुरू में करते कि इट्स नॉट क्वालिटी कंट्रोल, इट्स क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। इम्प्रूविंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, अब कहते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जाए, ठीक है। उसमें सबसे मेन चीज़ है लीडरशिप है, ठीक है, दैट प्रमोट्स क्वालिटी। जैपनीज के बारे में मशहूर है कि देर लीडरशिप इज टॉकिंग अबाउट क्वालिटी, और वहीं से स्टार्ट हुआ है कहते हैं। लीडरशिप से जैपनीज में आया, जैपनीज से फिर पूरी दुनिया में फैला क्वालिटी का टूल। तो किसी प्रोजेक्ट में लीडरशिप अगर बहुत ही फोकस है क्वालिटी के ऊपर, तो यू सी दे विल प्रमोट क्वालिटी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी, मतलब देखो क्वालिटी का मैंने बताया था कि समटाइम्स पीपल आर रेडी टू पेयर द हायर कॉस्ट, लेकिन कहते हैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और आपको भी पता होना चाहिए कि इफ़ यू प्रोड्यूस सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट तो उसमें कितने फेलियर्स आएंगे, कितने डिफेक्ट्स आएंगे, यू हैव टू रीडू इट अगेन एंड अगेन। तो इट्स अ बेटर टू डू इट फर्स्ट टाइम करेक्ट, ठीक है। फोकसिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस इन वर्क प्लेस फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्वालिटी। वर्क प्लेस फैक्टर्स क्या होते हैं कि लाइक आपकी अगर इन्वायरमेंट में या उस जगह जहाँ बैठ के काम हो रहा है, तो दैट शुड हैव अ वर्क प्लेस फैक्टर, जहाँ पे क्वालिटी शुड बी लाइक गिवन अ गुड ग्रेड। मतलब इट शुड बी हेल्दी इन्वायरमेंट, बैठने की जगह अच्छी होनी चाहिए, जब वर्क प्लेस होना चाहिए, लोगों को ठंडक ना लगे। अभी सर्दियाँ लग रही हैं, जैसे अगर कोई जहाज़ का काम कर रहा है या फिर ये वर्किंग ऑन सम एरिया, तो ठंडक में कोई बंदा अगर नट टाइट करना भूल जाए, सर्दी लग रही है उसको, तो मेक श्योर कि उसके लिए कॉजी इन्वायरमेंट हो, हीटर चल रहे हो। तो इससे सारा क्वालिटी का सारा फंक्शन है, ठीक है। फॉलोइंग मेच्योरिटी मॉडल्स इंप्रूव क्वालिटी, कौन से मॉडल्स इंप्रूव करते हैं क्वालिटी को, लेट्स सी देम। लीडरशिप का मैंने बता दिया, ठीक है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉप मैनेजमेंट का। फिर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी अगेन यू डिस्कस्ड, इसमें एग्जांपल भी दिए उन्होंने, ठीक है, कि आपको कितना नुकसान हो सकता है इफ़ यू आर बेसिकली नॉट फोकसिंग ऑन क्वालिटी। एयरलाइन रिजर्वेशन सेंटर स्मॉल एयरलाइन का देखो से लिखा हुआ है कि अगर एक बार डाउन हो जाए तो उसका $90,000 का नुकसान है पर घंटे का। इसी तरह बाकी लोगों के इन्होंने एग्जांपल दिए हैं। ऑटोमेटिक टेलर मशीन अगर डाउन हो जाए उसका, तो यू कैन अंडरस्टैंड द लॉसेस दैट यू हैव टू बेयर। तो मेक श्योर, अभी मैं एचबीएल का वो देख रहा था ऐप, तो मैंने कहा इट्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट। उसमें मनी ट्रांसफर सारा दिया हुआ है कि हैंग नहीं होती है, टेस्टेड हुई हुई है, कहीं इस पे अटैक नहीं हुआ कभी किसी वायरस का, या नो बडी कैन इंट्रूड इन, ठीक है। तो इट्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें प्रिवेंशन कॉस्ट क्या होता है, 5 कैटेगरीज रिलेटेड टू क्वालिटी। प्रिवेंशन कॉस्ट होता है कि किसी को आप एरर को प्रिवेंट कर रहे हो, किसी यू लाइक मेकिंग अ प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। जो हमने पढ़ा था प्रिवेंटिव मेजर में क्वालिटी एश्योरेंस आ गया, ठीक है। अप्रेजल कॉस्ट क्या है, आप इवेल्युएट करते रहते हो, लोग हायर किए हुए हैं आपने जो क्वालिटी के पार्ट हैं, वो हर वक्त क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, दे मेक इंश्योर कि आउटपुट्स आर ऑफ गुड क्वालिटी। इंटरनल फेलियर क्या होता है कि आपके बंदे नहीं पकड़ ली कोई चीज़ कि सर ये चीज़ सही नहीं बनी, ये हमने जो बनाया इसमें, फॉर एग्जांपल WRG सेक्शन है हमारा वेपन रीबिल्ड को, उसने कहा कि भाई ये जो आपने बैरल्स बनाए इसमें गन जो फायर कर रहा है इसका निशाना ठीक नहीं है। अब ये बंदे ने अंदर से चेक कर लिया, बजाय इसके कि हम किसी को बताते, ये अंदर से ही बंदे ने कहा कि सर ये मसला आ गया इसमें, ठीक है। तो इट्स इंटरनल फेलियर। गाड़ी बनी, टोयोटा कंपनी के अपने बंदों ने कहा कि भाई ये गाड़ी के जो ब्रेक्स हैं इसमें सिस्टम फेलियर है, अगर ये हो जाता काश तो वहीं पे पकड़ा जाता। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था, ये पता है टोटल टोयोटा की केस किसी को, एक्सटर्नल फेलियर का एग्जाम्पल टोयोटा का। टोयोटा कंपनी कौन से साल में उन्होंने गाड़ी कॉल बैक की थी अपनी, जब ब्रेक का फेलियर आया था इनका इंटरनेशनली, 2018 में, मेरे ख्याल है 19 में आया था एक्सटर्नल फेलियर गाड़ी के ब्रेक सिस्टम ब्रेकिंग सिस्टम में। याद है किसी को?
ईयर याद नहीं है सर, ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट उनकी, ठीक है, तो उन्होंने इंटरनेशनली कहा कि भाई हमारे ब्रेकिंग सिस्टम में, एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम में मसला है, ये कोई फंक्शनलिटी मसला है जिसकी वजह से लोगों के जान गई, 99 लोग दुनिया में पूरे एक्सीडेंट से मारे गए। बाद में रिसर्च हुई, इंक्वायरीज हुई, तो पता चला यार ये ब्रेकिंग का मसला था। तो अब क्या फ़ायदा हुआ, आपने नाम भी बदनाम हुआ आपका। लोग अब एक्सटर्नल फीलिंग का मतलब, लोग गए गाड़ियाँ अपनी खड़ी की ऑटो शॉप्स में, उन्होंने पूरा सिस्टम चेंज किया। कंपनी को कितना नुकसान होता है, ये अगर पहले ही पकड़ा जाता है फेलियर, इसको इंटरनल फेलियर कॉस्ट कहते हैं, तो कॉस्ट कम होती है। अब एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट भी हायर, ठीक है। कॉज इज रिलेटेड टू एरर्स दैट आर नॉट डिटेक्टेड एंड करेक्टेड बिफोर डिलीवरी टू द कस्टमर। अगर बाद में पकड़ी जाती है कोई चीज़, कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर हो गई, अब उसका मसला अलग बनेगा, रेपुटेशन गई, फिर वो अलग गया। लेकिन इट्स ऑल्सो बेटर टू कॉल बैक द प्रोडक्ट। ये एक अच्छी बात है कि अगर आपको पता चल गया बाद में भी, इट्स गुड टू रियलाइज, आप अपनी गलती मान लो कि ठीक है प्रोडक्ट में गलती है। अगर नहीं मानोगे तो फिर क्या होगा, कस्टमर विल बी डिसलॉयल टू योर प्रोडक्ट, कहेंगे यार ये बिल्कुल बेकार क्वालिटी प्रोडक्ट है, वी डोंट रिलाई ऑन इट। मेजरमेंट्स एंड टेस्ट इक्विपमेंट कॉस्ट, ठीक है, ये आप जो टेस्टिंग करते हो, मेड सेंटर चीज़ें बेचते हो, ठीक है, ये आपकी जो टेस्टिंग इक्विपमेंट्स होती है, बेंच चेकिंग होती है, फंक्शनल चेक होता है, उसकी कॉस्ट होती है ना। तो उसके भी पैसे जो होते हैं, अगेन दैट्स कैपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट यूज टू परफॉर्म प्रिवेंशन एंड अप्रेजल एक्टिविटीज़। वो आपकी सारी कैपिटल कॉस्ट होती है, वो एक्सपेंडिचर्स नहीं होते। वो आप एक तरह से इक्विपमेंट्स को मेंटेन कर रहे हो कैपिटल कॉस्ट के मद में, ठीक है। तो ये बेसिकली 5 कॉस्ट है जो आपने, 5 कॉस्ट कैटेगरीज रिलेटेड टू क्वालिटी कहते हैं इसको, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल एक्सटर्नल फेलियर, मेजरमेंट एंड इक्विपमेंट्स। इसमें किसी का कोई सवाल प्लीज, एनी क्वेश्चन? ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंसेस वर्क प्लेस फैक्टर्स एंड क्वालिटी, ठीक है। ये बाय डिमार्को ने एक स्टडी की थी, ठीक है, and that shows organizations issues had much greater influence on programmer productivity than technical environment or programming languages, ठीक है। उसने कहा था ऑर्गेनाइजेशन के जो फैक्टर्स है ना, जिसमें आपकी जहाँ पे आपकी सीटिंग है, जो आपके सिस्टम्स हैं, फिर सैलरी, तो उसने कहा इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्टिविटी पे, ठीक है। मतलब प्रोग्रामर प्रोडक्टिविटी वेरीड by a factor of 1 to 10 across organization, but only 21% within the same organization. Study found no correlation between productivity and programming language, years of experience or salary। मतलब इसमें साफ ये कहा था कि dedicated workplace, quiet environment were key factors to proving programming productivity। जैसे मैंने बाद में बात की वर्क प्लेस फैक्टर्स, कोजी इन्वायरमेंट नहीं दोगे, जहाँ उस पे काम कर रहा है लड़का फाइनल असेंबली लाइन में, वो गलती करेगा, कुछ भी गलती कर सकता है, बाद में भुगतनी पड़ेगी। तो उसको ठंडा इन्वायरमेंट दोगे, काम नहीं कर पाएगा सर, उसको कोजी इन्वायरमेंट दो, हीटर्स लगाओ, गिव हिम अ गुड प्लेस टू वर्क, ठीक है। ये जो जैपनीज है ये सारा इंश्योर करते हैं। और ये आपकी अगर यहाँ पे ओवरऑलिंग चल रही है तो यू हैव टू मेक श्योर ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड और गिवन ड्यू कंसिडरेशन। आपकी अपनी जगह है, कमरा है, उसमें शोर शराबा है, बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे। एक अच्छा सा रूम बना हुआ है, सामने कोई बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है, खूबसूरत सी जगह है, लैंडस्केप है, you'll see there will be greater performance, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स आपके वर्क प्लेस फैक्टर्स से रिलेटेड है क्वालिटी के। मेच्योरिटी मॉडल क्या कहते हैं? मेच्योरिटी मॉडल्स आर फ्रेमवर्क्स फॉर हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशंस इंप्रूव देयर प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स, लाइक सॉफ्टवेयर क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट मॉडल फोकस ऑन डिफाइनिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स एंड प्लानिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं आईटी प्रोजेक्ट्स में, स्पेसिफिकली बात करते हैं हम लोग, तो उसमें जो आजकल जो इट्स लाइक मेच्योरिटी मॉडल, इसमें क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट मॉडल फोकस ऑन डिफाइनिंग यूजर रिक्वायरमेंट। देखो ये डिफाइनिंग यूजर रिक्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ईआरपी प्रोजेक्ट के सैप के बड़े प्रोजेक्ट्स, उसमें आप पहले से पूछते हो कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से चलते हो, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, अपना सोल्यूशन ना दो उसको। हो सकता है आप जो सोल्यूशन दे रहे हो बहुत अच्छा हो, लेकिन उसको चाहिए नहीं वो सोल्यूशन। तो फर्स्ट आस्क हिज रिक्वायरमेंट्स, और जब वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ही विल बी एक्सेप्टिंग इट, ठीक है। एंड देन प्लानिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, उसके बाद आप प्लानिंग करो, पहले इसकी रिक्वायरमेंट्स चेक करो, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट
कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल प्रोवाइड्स अ जेनेरिक पाथ टू प्रोसेस इंप्रूवमेंट। दूसरा मॉडल कहता है कि भाई कोई अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप जेनेरिक मॉडल फॉलो करो कि भाई डॉक्टर वाले हॉस्पिटल में अगर मुझे ईआरपी लगाना है तो वहाँ पे ये मसला आता है, तो जेनेरिक पाथ उसकी ये है। फार्मास्यूटिकल में लगाना तो उसका पाथ ये, एविएशन इंडस्ट्री में लगाना उसका पाथ ये। तो दे दो जेनेरिक पाथ टू प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ठीक है। तीसरा क्या कहता है, सेवरल ग्रुप्स आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैच्योरिटी मॉडल, ठीक है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मॉडल्स होते हैं जिसपे उन्होंने कहा कि इस पे पीपल आर वर्किंग आउट, ताकि अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से कोई हेल्प मिलती है तो वी कैन टेक दैट इन आईटी एंड टेक दैट एज अ मॉडल फॉर इम्प्रूविंग द प्रोजेक्ट क्वालिटी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मैच्योरिटी मॉडल क्या कहता है, इस पे 5 चीज़ें हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, एडहॉक में क्या होता है, एडहॉक तरीका था वो ये था कि आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस को डिस्क्राइब भी नहीं किया, बेसिकली वो डिसऑर्गेनाइज है अपने दूसरे वर्ड्स में, ठीक है। और देयर इज अ chaotic process going on. Organization has not defined systems and processes and project success. And processes depend on individual effort, ठीक है। They are chronic cost and schedule problems. एडहॉक बेस पे कहते हैं ना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम एडहॉक बेसिस पे चल रही है, उसका मतलब क्या होता है, ये होता है कि इंडिविजुअल सक्सेस होगा, कोई सिस्टमैटिक तरीका नहीं है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट जब एडहॉक बेस पे चलता है तो हो सकता है कि एक बंदा भाग रहा है प्रोजेक्ट सक्सेस बनाने के लिए, हो सकता है एक आध बस सक्सेस हो जाए, लेकिन दैट्स नॉट अ ओवरऑल गारंटी कि हर बार प्रोजेक्ट सक्सेस ही तरह होगा। समटाइम दिल बी फेलियर, समटाइम दिल बी सक्सेस, तो यू डोंट हैव गारंटी ऑफ सक्सेस इन दोज प्रोजेक्ट जो एडहॉक बेसिस पे होते हैं। व्हाट इज एब्रीविएटेड, एब्रीविएटेड देयर सम प्रोजेक्ट प्रोसेस, कुछ में आपने डिफाइन किया हुआ है, सम प्रोजेक्ट मैनेज प्रोसेस एंड सिस्टम्स इन प्लेस टू ट्रैक कॉस्ट, कॉस्ट का मॉड्यूल लगा दिया, स्केड्यूल लगा दिया, स्कोप लगा दिया, ये 3 कवर करो, बाकी आपको क्वालिटी का कुछ नहीं पता, क्वालिटी का कोई मॉडल नहीं है, तो उस केसेस में क्या होता है, प्रोसेस इज लार्जली अनप्रिडिक्टेबल एंड कॉस्ट एंड स्केड्यूल प्रॉब्लम्स आर कॉमन। तो बजाय इसके आप इन चीज़ों को कंट्रोल करते, ये भी हाथ से निकल जाएंगी, कॉस्ट स्केड्यूल स्कोप भी, क्योंकि आपने इन 3 4 चीज़ पकड़ ली, बाकी आपको कुछ नहीं पता। तो दैट्स एब्रीवेटेड कि आपने 2 4 एब्रीवेशन को पकड़ा हुआ है, अदरवाइज होल थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड, ठीक है। व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड, they are standardized documented project management process and systems that are integrated into rest of the organization. Project this is more predictable, इस केस में ऑर्गेनाइज होता है काम, तो you have a, you can say, high chance of success, ठीक है। और cost and schedule is also improved। फिर मैनेज आता है, मैनेज में क्या होता है, मैनेजमेंट कलेक्ट्स यूजेस डिटेल मेजर्स ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट सक्सेस इज मोर यूनिफॉर्म, ठीक है। ये जो बड़ी टीम्स होती हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें सब में ये काम हो रहा होता है मैनेज वाला। What is adaptive? Adaptive is basically feedback from project management process and from piloting innovative ideas and techniques. Technology enables continuous improvement. इसमें continuous improvement का आ जाता है प्रोसेस में, adaptive वाले में, ठीक है। Project success is normal, कोई बड़ी बात नहीं है, normal होता है सक्सेसफुल होना, and cost and schedule performance continuously improvement, ठीक है। इसमें किसी ने कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लें, किसी के बारे में, anything you want to relate or ask, किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज पूछ लें। उफ, मुस्तफा साहब, क्लियर है सब, आप लोग लेट हैं सारे, समझ आ रहा है क्या बातें चल सर। रही हैं। जी सर, आ रहा। धन्यवाद, क्लियर सर। बात। जी सर। अच्छा, अली हसन नहीं है, दिलबाश आपको समझ आ रहा है, बताया जा रहा है जो। यस सर। वेरी गुड, चलो दिस एंड्स आवर क्लास, यहाँ पे हमारा ये क्वालिटी वाला मॉड्यूल भी खत्म हो गया है। एक मैंने आपसे 2 3 चीज़ें डिस्कस करनी थी, वन इज़ फॉर द असाइनमेंट, ठीक है। आई वुड बी रिक्वेस्ट अपलोडिंग एन असाइनमेंट, ठीक है, तो उसको आपने करना है, क्योंकि मेरे ख्याल है कि वी हैव अ टारगेट ऑफ लाइक 8 सबमिशंस। तो अभी तक आपकी कितनी सबमिशंस हुई हैं असाइनमेंट्स की, 4 हुई है मेरे ख्याल है, 4 असाइनमेंट्स की आप लोगों ने। का, काफी हो गई है सर। वी हैव 8 टू कैलकुलेट, क्योंकि हम क्विजेज नहीं कर रहे, तो हमें क्विज प्लस असाइनमेंट 4 + 4 करना है, तो हम इसको 4 + 4 के बजाय 8 कर लेंगे असाइनमेंट्स को। तो लेट्स सी, हमें असाइनमेंट्स में सर। कैलकुलेट करना है, तो वी नीड एटलीस्ट 2 असाइनमेंट्स एटलीस्ट आगे जाने के लिए। तो वैसे भी मेरे पास 2 असाइनमेंट्स आपके ड्यू पड़े हुए हैं, एक तो टेंडर वाला पड़ा हुआ है, आई नीड टू अपलोड दैट, वो आपने करना है, एक केस स्टडी है, और फिर इससे रिलेटेड मैं आपको क्वालिटी से रिलेटेड दे दूंगा असाइनमेंट, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी टाइमिंग्स सबमिट की, आई विल अपलोड ऑन द जीसीआर, तो उसको टाइमली अपलोड कर देना, ताकि आई कैन इवैल्यूएट एंड सबमिट योर मार्क्स, ठीक है।
सर आप प्लीज पहले एक सैंपल शेयर कर दीजिएगा ना ग्रुप में, टेंडर सैम्पल वाले का। मैं टेंडर का कर दूंगा, ठीक है, वो वाला मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। एनीथिंग सर एल्स? किसी ने कुछ और ठीक है। पूछना है, किसी ने कुछ कहना है? ठीक है, सर दैट्स इट। लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपने सेंड नहीं की? की थी ना सर, तो यस। उसमें आपका स्टार्ट 10th रूल से हो रहा है पेपर आके। पीछे वाली रिकॉर्डिंग सर थी या सेंड नहीं की, चलो थोड़ी मैं सी अगर चेक कर क्लैरिटी लेता आप दे दें। हूँ, मैं चेक कर लूंगा, आई विल जस्ट चेक इट। वो मैं आप देख लूंगा। काइंडली चेक कर दे, मैं मेंशन भी कर दूंगा सर। मैं नेटवर्थ वाली भी सेंड कर दूंगा, ऐसे पुराने लेक्चर्स भी मेरे पास हैं, मैं जस्ट आई विल मेक श्योर कि वो भी आपके पास आ जाए, जिसने मिस की क्लासेस दे कैन कवर इट थ्रू लेक्चर, थ्रू रिकॉर्डिंग्स। ठीक है। और सर काइंडली इसकी भी कर देगा आज ही। मैं कर देता हूँ इंशाल्लाह। ठीक हो गया। थैंक यू सर। ठीक है, और किसी ने कुछ कहना है, पूछना है?